प्रिय विद्यार्थियों, हम लोग भारतीय शासन अधिनियम 1935 का अध्ययन कर रहे हैं। पहले जो हमने लेक्चर्स आपको बच्चों जो एक्सप्लेन किया है वह 1935 के भारतीय शासन अधिनियम की विशेषताएं थी और उसके बाद के लेक्चर में अखिल भारतीय संघ को डिस्कस किया था। उसी के कंटिन्यूएशन में आज हम बात करेंगे प्रांतीय स्वायत्तता की। 1935 के भारतीय शासन अधिनियम की जो विशेषताएं थी, मैं पुनः बच्चों एक बार आपको दोहराव कर याद दिलाना चाहूँगी। अखिल भारतीय संघ, प्रांतीय स्वायत्तता, केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना, संरक्षण और आरक्षण, विधानमंडलों और मताधिकार का विस्तार, शक्ति विभाजन, संघीय न्यायालय, ब्रिटिश संसद की सर्वोच्चता, भारत परिषद का अंत, सार्वजनिक निर्वाचन पद्धति का विस्तार जैसी विशेषताओं का अध्ययन हमने किया था। आज हम लोग डिस्कस करेंगे प्रांतीय स्वशासन या प्रांतीय स्वायत्तता, जो 1935 के अधिनियम की एक मुख्य विशेषता रही है। 1919 के अधिनियम के द्वारा प्रांतीय क्षेत्र में जिस द्वैध शासन की स्थापना की गई थी उसको समाप्त कर दिया 1935 के अधिनियम के द्वारा। अब रक्षित और हस्तांतरित विषय, हमने पढ़ा था ना बच्चों, रक्षित और हस्तांतरित विषय, उनमें कोई भेद नहीं रहा। इस अधिनियम के द्वारा प्रांतों को एक नया वैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। उन्हें स्वशासित राजनीतिक इकाई का रूप दिया गया और उन्हें अपने निश्चित क्षेत्र में केंद्रीय हस्तक्षेप से स्वतंत्र रूप में सत्ता प्रदान की गई। उन्हें प्रांतीय सूची के 54 विषयों पर विधायी, प्रशासकीय और वित्तीय क्षेत्र में एकमेव सत्ता प्रदान की गई। इस तरह से 1935 का जो अधिनियम है उसके द्वारा प्रांतीय क्षेत्र में प्रांतीय स्वशासन की स्थापना की गई। अब हमारे मन में प्रश्न उठना स्वाभाविक है कि प्रांतीय स्वशासन क्या होता है। तो बच्चों, इसके दो अर्थ हम ले सकते हैं। पहला अर्थ तो यह है कि प्रांतों को अपने एक निश्चित क्षेत्र में स्वतंत्रता पूर्वक कार्य करने का अधिकार होना चाहिए, यानी कि वे एक निश्चित क्षेत्र में केंद्रीय नियंत्रण और बाहरी नियंत्रण से मुक्त होने चाहिए। और प्रांतीय स्वशासन का जो दूसरा अर्थ हम ले सकते हैं वह है उत्तरदायी शासन की स्थापना, यानी कि प्रांत में शासन सत्ता ऐसे लोकप्रिय मंत्रियों के हाथ में हो जो व्यवस्थापिका के प्रति और व्यवस्थापिका के माध्यम से जनता के प्रति उत्तरदायी हो। प्रांतीय स्वशासन के ये जो दो अर्थ हैं, यह इसको स्पष्ट करते हैं कि प्रांतीय स्वशासन से क्या तात्पर्य है। 1935 के अधिनियम से यह स्पष्ट भी हो जाता है कि 1935 के अधिनियम के द्वारा प्रदत्त प्रांतीय स्वशासन वास्तविकता से बहुत दूर था, क्योंकि बाहरी और आंतरिक दोनों ही क्षेत्रों में इस पर ऐसा नियंत्रण लगा दिया था कि प्रांतों के पास स्वायत्तता का एक अंश भी नहीं रहा। अधिनियम के द्वारा जो व्यवस्था स्थापित की गई थी उसके अंतर्गत न तो प्रांत बाहरी नियंत्रण से स्वतंत्र थे और न ही इसके द्वारा प्रांतों में उत्तरदायी शासन की स्थापना की गई। यानी कि हमने प्रांतीय स्वशासन का जो अर्थ हमने समझा और जाना, उन बेसिस को यह जो एक्ट है उसने फुलफिल नहीं किया। प्रांतीय स्वशासन की धारणा के अनुसार प्रांतीय शासन को अपने निश्चित क्षेत्र में एक्सटर्नल इंटरफेरेंस से पूरी तरह से फ्रीडम मिलना चाहिए था, लेकिन 1935 का जो अधिनियम है उससे यह व्यवस्था नहीं हो पाई। इस अधिनियम के अंतर्गत प्रांतीय शासन में केंद्रीय हस्तक्षेप की
कुछ व्यवस्थाएं थी जिसके कारण जो वो फ्री नहीं रह पाए। तो वो व्यवस्थाएं कौन सी थी? अधिनियम की जो धारा 102 थी उसमें कहा गया कि गवर्नर जनरल के द्वारा गंभीर आंतरिक अव्यवस्था या अशांति तथा युद्ध के वास्तविक या संभावित खतरे के कारण संकटकालीन स्थिति की घोषणा की जा सकती है। और यदि ऐसी घोषणा होती है तो संघीय विधानमंडल को प्रांतीय सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार प्राप्त हो जाता है। इसी तरह से बहुत सारे ऐसे तरीके थे जिनसे प्रांतों पर केंद्र का नियंत्रण स्थापित था। जैसे अधिनियम की जो धारा थी 156, उसके अनुसार गवर्नर जनरल प्रांतीय सरकारों को भारतीय शांति और सुरक्षा के लिए आवश्यक निर्देश जारी कर सकता था। इसी तरह से यदि गवर्नर अपने प्रांत में धारा 93 के अनुसार यह घोषणा कर देता था कि संवैधानिक जो तंत्र है वह विफल हो रहा है और उनके अनुसार सरकार नहीं चलाई जा सकती, तो प्रांतीय शासन का जो सारा स्ट्रक्चर है उसका अंत हो जाता था और जो प्रांतीय शासन की सारी जिम्मेदारी गवर्नर के पास चली जाती थी और गवर्नर अपने विवेक से या अपना पर्सनल डिसीजन लेकर जो पावर्स थे उनका प्रयोग करता था। तो इस प्रकार इनका प्रयोग गवर्नर जनरल के नियंत्रण में हो जाता था। इसी तरह से प्रांतीय कानूनी क्षेत्र में भी गवर्नर जनरल का नियंत्रण एक यथार्थ स्थिति थी। कुछ विशेष प्रकार के विधेयक या संशोधन गवर्नर जनरल की पूर्व आज्ञा के बिना प्रांतीय विधानमंडल में पेश नहीं किए जा सकते थे। प्रांतीय विधानमंडलों द्वारा पारित विधेयकों को गवर्नर द्वारा गवर्नर जनरल की अनुमति के लिए सुरक्षित रखा जा सकता था और इन पर स्वीकृति चाहे वह दे चाहे न दे, यह गवर्नर जनरल की इच्छा पर निर्भर करता था। अगर गवर्नर जनरल चाहता तो इन विधेयकों को ब्रिटिश सम्राट की स्वीकृति के लिए रिजर्व भी रख सकता था। तो यहाँ भी हम देख रहे हैं कि किस तरह से जो कंट्रोल था वो एक तरह से गवर्नर जनरल गवर्नर्स के हाथ में रहा। 1935 के अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल के कुछ विशेष उत्तरदायित्व निश्चित किए गए थे, जिनके आधार पर गवर्नर जनरल प्रांतीय क्षेत्र में हस्तक्षेप कर सकता था और इन विशेष उत्तरदायित्वों के पालन के लिए मंत्री को कोई भी आदेश दे सकता था। तो इस प्रकार जो प्रांतीय मंत्री थे वह गवर्नर जनरल के नियंत्रण के बाहर नहीं थे। तो ये तो थे बच्चों प्रांतीय स्वशासन पर कुछ बाहरी प्रतिबंध। बाहरी प्रतिबंध के साथ साथ प्रांतीय स्वशासन पर आंतरिक क्षेत्र में भी कुछ प्रतिबंध स्थापित थे। अब आंतरिक क्षेत्र में प्रांतीय स्वशासन का क्या अर्थ होता है? उत्तरदायी शासन, यानी कि शासन की शक्ति लोकप्रिय मंत्रियों के हाथ में हो जो जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी हो। लेकिन यह जो भावना थी यह पूर्ण रूप से सिद्ध नहीं हुई। प्रांतीय स्वशासन की भावना के अनुसार ब्रिटिश शासन के द्वारा नियुक्त और जनता के द्वारा अनुत्तरदायी गवर्नर को केवल एक संवैधानिक अध्यक्ष के रूप में कार्य करना था, मतलब एक केवल कॉन्स्टिट्यूशनल हेड की तरह से वह काम करेगा। लेकिन यह जो अधिनियम था, इस अधिनियम के द्वारा गवर्नर को वास्तविक अध्यक्ष बना दिया गया था, क्योंकि उसे प्रांतीय शासन पर पूर्ण रूप से नियंत्रण रखने की शक्ति प्राप्त थी। किसी भी विधेयक को वो अस्वीकार कर सकता था, पुनर्विचार के लिए लौटा सकता था, अध्यादेश जारी कर सकता था। तो उन्हें व्यापक रूप से शक्तियां दी गई थी गवर्नर को। ऐसी वित्तीय मामलों में भी गवर्नर को बहुत सारी शक्तियां दे दी। असाधारण शक्तियां थी उनके पास, सारा बजट उनकी देखरेख में तैयार होता। प्रांतीय व्यवस्थापिका द्वारा जिसे कम या अस्वीकृत कर दिया गया हो, ऐसी किसी भी मांग को यथापूर्व कर सकता था। मंत्रियों की नियुक्ति और उनको पद से हटाना, ये शक्तियां भी गवर्नर के पास थी। मंत्रियों में विभागों का बंटवारा करना, बैठकें बुलाना।
तो व्यवहार में गवर्नर्स द्वारा मंत्रियों को पद मुक्त करने की शक्ति का प्रयोग किया गया था। तो थोड़े बहुत अधिकार उत्तरदायी मंत्रियों के पास बचे थे। उनमें सार्वजनिक सेवाओं ने भी अनेक बाधाएं उपस्थित की, जिसका कारण यह था कि संवैधानिक रूप से मंत्रियों का सेवाओं पर कोई नियंत्रण नहीं था और सचिवों की सीधे गवर्नर से मिलने की आज्ञा थी। तो प्रांतीय जो स्वायत्तता की जो बात थी, उस पर आंतरिक और बाहरी रूप से कई सीमाएं थी। इसलिए भारतीयों के मन में इसके प्रति असंतोष व्यक्त किया गया और प्रांतों के लिए वास्तविक स्वायत्तता की मांग की गई। हालांकि हमने देखा इस पर कई नियंत्रण थे, कई इसमें कमियां थी, लेकिन फिर भी इस बात में कोई संदेह नहीं कि यह जो अधिनियम था, ये जो नई योजना थी, यह पुरानी व्यवस्था पर एक सुधार था। इसी कारण कांग्रेस और भारत के दूसरे राजनीतिक दलों द्वारा संघीय योजना को अस्वीकार करते हुए भी 1935 के अधिनियम के प्रांतीय अंश को स्वीकार कर उसके अनुसार कार्य करना मंजूर कर लिया गया था। 1937 की अगर हम चुनावों की बात करें तो भारतीय शासन अधिनियम 1935 की संघीय योजना को भारतीय जनमत के सभी पक्षों ने जब अस्वीकार कर दिया, तब ब्रिटिश सरकार ने तय किया कि सबसे पहले 1935 के अधिनियम का प्रांतीय शासन से संबंधित अंश लागू कर दिया जाए और इस निश्चय के अनुरूप फरवरी 1937 में चुनाव की तिथियां घोषित की गई। यद्यपि राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा 1935 के अधिनियम की आलोचना की गई, कांग्रेस के तत्कालीन अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू ने देश का तूफानी दौरा किया और उन्होंने व कांग्रेस के दूसरे नेताओं ने देश के कोने कोने में कांग्रेस का संदेश पहुंचाया। 1 अप्रैल 1937 तक चुनाव संपन्न हुए। कांग्रेस को आशा के अनुकूल सफलता प्राप्त हुई और कई जगह हमने देखा कि कांग्रेस ने अपनी बहुत अच्छी स्थिति बनाई और विशेष बात यह थी कि मुस्लिम लीग मुस्लिम बहुल प्रांतों की अपेक्षा हिंदू बहुल प्रांतों में अधिक शक्तिशाली सिद्ध भी हुई। तो 1935 के अधिनियम के अंतर्गत गवर्नर को प्रांतीय शासन में हस्तक्षेप करने की व्यापक शक्तियां प्राप्त थी और इसी कारण से प्रारंभ में कांग्रेस प्रांतों में सरकार बनाने के लिए तैयार नहीं हुई, लेकिन कुछ समय बाद सरकार ने कांग्रेस को इस बात का आश्वासन दिया कि गवर्नर प्रांतीय सरकारों के दिन प्रतिदिन के कार्य में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। इस प्रकार का आश्वासन मिलने पर 11 में से 8 प्रांतों में कांग्रेस ने मंत्रिमंडल बनाए। हालांकि जब कांग्रेसी नेताओं द्वारा पद ग्रहण किया जा रहा था, तब यह आशंका भी व्यक्त की जा रही थी कि गवर्नर जो है वो बहुत नियंत्रण रखेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और कांग्रेस के 51वां जो अधिवेशन था उसमें यह स्वीकार भी किया गया कि गवर्नर्स ने मंत्रियों के साथ काफ़ी हद तक सहयोग किया। गैर कांग्रेसी प्रांतों की सरकारों के कामकाज में गवर्नर द्वारा अधिक हस्तक्षेप किए गए। 1937 में कांग्रेस और लीग में पद ग्रहण के संबंध में समझौता न होने के बाद से लीग के द्वारा कांग्रेस के प्रति स्थायी विरोध की नीति अपना ली गई थी और लीग द्वारा हिंदू सरकारों के हाथों में मुस्लिम समुदाय पर अत्याचार की बातें प्रचारित करना प्रारंभ कर दिया गया। कांग्रेस के जो तत्कालीन अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उन्होंने इस संबंध में जो मामले उठे थे संघीय न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से जांच का प्रस्ताव भी किया, जिसे जिन्ना ने अस्वीकार कर दिया। मौलाना आज़ाद ने लिखा भी कि मैं अपने व्यक्तिगत अनुभव के आधार पर कह सकता हूं कि ये आरोप निराधार थे। गवर्नर जनरल और विभिन्न प्रांतों के गवर्नरों का भी यही विचार था।
कांग्रेसी मंत्रिमंडल ने जनता की प्रशंसा प्राप्त करी। कई सेवा के उन्होंने कार्य किए, रचनात्मक कार्य किए। घरेलू व कुटीर उद्योग, मद्य निषेध, ग्रामों का विकास, कृषि, प्राथमिक शिक्षा, श्रमिकों का कल्याण जैसे अनेक कार्य उन्होंने सफलतापूर्वक किए, जिसके कारण जनता उनसे खुश थी। सभी कांग्रेसी प्रांतों में राजनीतिक बंदियों को रिहा कर दिया। 1938 में बंबई की कांग्रेसी सरकार ने उन लोगों की जब्त जमीनें वापस लौटा दी जिन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन में भाग लिया था। लॉर्ड लिनलिथगो ने भी कांग्रेसी मंत्रिमंडलों के कार्य की प्रशंसा की और इस प्रकार कांग्रेसी मंत्रिमंडलों ने यह सिद्ध कर दिया कि भारतीयों में प्रशासन की क्षमता का अभाव नहीं है। हालांकि कांग्रेस का मुख्य उद्देश्य था भारत को स्वतंत्रता दिलाना और इसलिए वो बहुत ज़्यादा सत्ता के प्रति उन्होंने लगाव नहीं दिखाया और भारत की स्वतंत्रता के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए 1939 में कांग्रेसी मंत्रिमंडलों द्वारा त्यागपत्र दे दिया गया। तो यह तो था बच्चों प्रांतीय स्वशासन कि क्या इसका अर्थ है और क्या इसमें कमियां रही है। और जो 1935 का अधिनियम है उसका जो वर्तमान संविधान है उस पर एक महत्वपूर्ण प्रभाव हम उसका देख सकते हैं। सबसे ज़्यादा यदि किसी अधिनियम का प्रभाव पड़ा है भारत के संविधान पर तो वह है भारतीय शासन अधिनियम 1935। और बच्चों मैं आपको यहाँ पे और एक और बात बताना चाहूँगी कि यह प्रश्न कई बार पूछा भी जाता है कि 1935 का जो अधिनियम था उसकी क्या मुख्य विशेषताएं रही है, यह वर्तमान संविधान पर उसका क्या प्रभाव रहा है। तो जो 1935 का जो अधिनियम है उसमें भारत के लिए संघ का प्रस्ताव किया गया था और उस प्रस्तावित संघ में भी केंद्र को अधिक शक्ति प्रदान की गई थी। और भारतीय संविधान जिसको हम आगे विस्तार से पढ़ेंगे, विशेषताएं पढ़ेंगे, तब आप बच्चों पाएंगे कि भारत के संविधान में भी ऐसा ही किया गया है और जिस तरह से शक्ति विभाजन किया गया है सूचियों के आधार पर वह भी काफ़ी हद तक 1935 के अधिनियम पर आधारित है। वर्तमान संविधान में केंद्र और कुछ राज्यों में द्विसदनीय विधानमंडल की जो व्यवस्था है वह भी 1935 के अधिनियम पर आधारित है। इसी तरह राज्य अथवा राज्यों में संविधान को विफल घोषित करके केंद्र उनका शासन प्रबंध अपने हाथ में ले सकता है। यह व्यवस्था भी 1935 के कानून के समान ही है। वर्तमान संविधान में राज्यपाल पद की जो व्यवस्था है वह 1935 के कानून के गवर्नर के समान ही है। राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त ये राज्यपाल भारत सरकार के नियंत्रण में रहते हुए राज्य के वैधानिक प्रधान के रूप में कार्य करते हैं। हालांकि 1935 के अधिनियम की कई विशेषताएं वर्तमान संविधान में है, लेकिन इसके बावजूद भी नवीन संविधान को 1935 के अधिनियम का हम वृहद रूप नहीं मान सकते हैं क्योंकि कई आधारभूत बातों में दोनों में ही कुछ महत्वपूर्ण अंतर है। 1935 के कानून के निर्माण में भारतीयों का कोई हाथ नहीं था, यह विदेशी शासन द्वारा भारत पर थोपा गया था। लेकिन वर्तमान संविधान भारत के हित में भारतीयों द्वारा बनाया गया। इसी तरह 1935 के कानून द्वारा ब्रिटिश शासन पर अंतिम शक्ति ब्रिटिश संसद को प्रदान की गई थी और ब्रिटिश संसद ही इसमें अमेंडमेंट कर सकती थी, लेकिन अब भारतीय संसद सर्वोच्च है। 1935 में नागरिकों को कोई मौलिक अधिकार नहीं दिए गए थे, न ही डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स की कोई व्यवस्था थी, लेकिन वर्तमान संविधान में दोनों ही सम्मिलित किए गए। 1935 का कानून
सीमित मताधिकार और सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली पर आधारित था। इसके विपरीत वर्तमान संविधान में वयस्क मताधिकार और संयुक्त प्रतिनिधित्व के सिद्धांत को अपनाया गया। इसके साथ ही सांप्रदायिक व धार्मिक भेदों का अंत कर राष्ट्रीय एकता स्थापित करने की चेष्टा की गई और धर्मनिरपेक्ष राज्य को अपनाया गया। 1935 के कानून में अवशेष शक्तियों के विषय में निर्णायक स्थिति गवर्नर जनरल को प्रदान की गई थी और उसे ही निर्णय करना था कि किसी विशेष अवशेष शक्ति का प्रयोग केंद्र या प्रांत में से किसके द्वारा किया जाएगा। वर्तमान संविधान में अवशेष शक्तियां स्पष्ट रूप से केंद्रीय सरकार को प्रदान की गई है। 1935 के कानून में स्थापित संघीय न्यायालय देश का उच्चतम न्यायालय नहीं था और कुछ मामलों में उसके निर्णय की अपील इंग्लैंड की प्रिवी काउंसिल में की जा सकती थी। लेकिन वर्तमान संविधान द्वारा स्थापित सर्वोच्च न्यायालय भारत का उच्चतम और अंतिम अपीलीय न्यायालय है। तो इस प्रकार से महत्वपूर्ण रूप से आधारभूत अंतर है 1935 के अधिनियम और वर्तमान संविधान में। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि यद्यपि वर्तमान संविधान में 1935 के कानून से बहुत कुछ ग्रहण किया गया है, लेकिन यह संविधान किसी भी तरह से 1935 के कानून की नकल नहीं है।